हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा अपने घर पर बैठी हुई अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही होती है। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त प्रिया का कॉल आता है। शोभा फोन को पिक करके स्पीकर पर कर देती है और प्रिया बोलती है, हेलो भिखारन, क्या कर रही है? साली तू होगी भिखारन, मैं तो सेक्सो हूँ। ओहो मेरी सेक्सो, अब बता भी क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ बस, तू बता। यार मैं भी बोर हो रही हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। रुक, मैं संजना को कॉल पर लेती हूँ और अंजू को भी देखे तो वो दोनों बंदरिया क्या कर रही हैं। इतना कहकर शोभा अंजू और संजना को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती है और प्रिया बोलती है, यार क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैगी खा रही हूँ। कुछ नहीं यार, वेली बैठी हूँ। यार काफी दिन हो गए हैं, हम मिले भी नहीं हैं और तो और बोर भी हो रहे हैं, तो क्यों ना? मुझे पता है, तो फिर शॉपिंग पर चलते हैं। सही है यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं हम, सबको सबके दिल का हाल पता है। ठीक है फिर जल्दी से रेडी होकर सब मुझे मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलो। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर बाद चारों दोस्त रेडी होकर मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलती हैं और फिर चारों सहेलियां मेट्रो से सफर तय करके मॉल पहुंचती हैं और मॉल के अंदर जाकर अंजू बोलती है, यार मुझे भूख लग गई, पहले कुछ खा ले फिर शॉपिंग करेंगे। यार तू हपसी तो लगती नहीं है किसी एंगल से, फिर उनकी तरह खाती क्यों है? यार तू घर से मैगी खाकर आई है और रास्ते और मेट्रो में भी चल रही थी, अबे कितना खाती है? अबे यार बस करो, और तू ये ले ये खा, समझी? और जब तक शॉपिंग खत्म नहीं हो जाती ना, खाने का जिक्र भी मत करियो, नहीं तो गिरा गिरा के मारूंगी तुझे। ठीक है यार, तुम सब तो राशन पानी लेकर चढ़ गई मुझ पे। अंजू की बात सुनकर चारों हंसने लगती हैं। जिसके बाद वो सब शॉपिंग करने लाइफस्टाइल स्टोर में जाती हैं, जहां पर सेल चल रही होती है और सभी अलग अलग ब्रांड पर अलग अलग ऑफर थे। तभी प्रिया की नजर जैक एंड जॉन्स के मर्चेंडाइज पर चली जाती है, जहां पर 50% ऑफ की सेल थी और वो बोलती है, सुनो सब वो देखो, वहाँ 50% ऑफ है, चलो सबसे पहले वहाँ चेक करते हैं। हाँ यार, इनका रफ पैटर्न और फेडेड कलर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहीं खड़ी दिमाग का हलवा बनाती रहेगी क्या? चल ना। हाँ जल्दी चल। चारों सहेलियां मिलकर जैक एंड जॉन्स के काउंटर पर जाती हैं और अपने लिए जीन्स लेने लगती है। तभी अंजू बोलती है, यार मुझे नहीं पसंद आ रहा एक भी, मेरे पेट में भूख से गुड़गुड़ हो रहा है। अरे कमीनी, तो कपड़े फाड़ के खा ले हमारे, जब देखो भूख का ना बसता ही रहता है तेरा। शॉपिंग करने देगी या नहीं? ओए तुझे कुछ नहीं लेना तो एक काम कर, तू ये बैग और हमारे फोन संभाल ले, ठीक है? और हाँ देख ले, गिरना नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ यार, तुझे तो शॉपिंग पे लाने से पहले ना वो लेबर वाला डब्बा होता है ना खाने का, वो भर के लाना चाहिए था। यार करो तुम शॉपिंग, मैं नहीं बोल रही कुछ भी। जिसके बाद अंजू चुपचाप खड़ी हो जाती है और प्रिया, शोभा, संजना तीनों अपने लिए कपड़े पसंद करती हैं और ढेर सारे कपड़े लेकर ट्रायल रूम में जाती हैं। फिर बारी बारी सब अपने पसंद किए हुए कपड़ों को पहन कर देखती हैं और जो फिट आते हैं उन्हें रख लेती हैं और बाकी के कपड़ों को वहीं छोड़ देती हैं। ऐसे ही काफी देर तक सब मॉल घूमती हैं और बिलिंग करवाकर कपड़े लेकर मॉल से बाहर आती है और तभी शोभा बोलती है, यार मॉल से कपड़े लेने भी ना आम लुटने के बराबर हो गया, सारे पैसे उड़ गए, थोड़े ही बचे हैं। हाँ यार, नंग मलंग हो गए हम तो यार आफत भी तो तुझे ही आई हुई थी लेने की, ब्रांड के टैग देखेगी तो पैसा तो लगेगा ही ना। सभी की बातें सुनकर अंजू बोलती है, अब तुम सबका ब्रांड खरीदने का गेम पूरा हो गया हो तो मैं लेकर चलती हूँ शॉपिंग पर, इससे भी अच्छे कपड़े दिला दूंगी, वो भी सस्ते में। वही सही बोल रही है तू, या भूखे पेट तेरा दिमाग हिल गया है मोटी? तुम सब चलो तो मेरे साथ, खुद ही देख लेना। चल इतना बोल ही रही है तो चल देते हैं, देखते हैं कौन सा सुपरमार्केट है इसका। जिसके बाद अंजू उन तीनों को एक काफी बड़े होलसेल मार्केट में लेकर जाती है, जहां पर हर ब्रांड के कपड़े पर रीजनेबल प्राइस ऑफर थे। जिसे देखकर प्रिया बोलती है, ओ भैंस की आँख, शाबाश मेरे चीते, क्या मस्त जगह लेकर आई है शॉपिंग के लिए। सही में यार, यहाँ तो एक से बढ़कर एक ड्रेस है और सब मस्त है, बजट के अंदर भी है यार। तभी तो लाई हूँ, अब खुद भी शॉपिंग करो और तीनों की तीनों एक ड्रेस मुझे भी दिलवाओ। हाँ क्यों नहीं, चीथड़े दिलवाऊंगी तुझे, पहन के नाचियो उसे।
गंदी शक्ल गंदी बात, चल आगे। आई बड़ी मुझे नचाने वाली, तेरे जैसी ना मेरे यहाँ नाली साफ करने आती है। ओ बेटे, साली तुझे पता भी है तेरे जैसी ना मेरे घर के बाथरूम साफ करती है, आई बड़ी। हो गया तुम दोनों का सफाई अभियान, तो फिर जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। हाँ, शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी की बहस बाद में कर लेना। ठीक है। और उसके बाद चारों सहेलियां अलग अलग दुकान पर जाकर शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। और इस बार वो कपड़ों के साथ साथ सैंडल, बैग और ज्वेलरीज जैसी कई चीजें लेती है। इसी के साथ उन्हें शाम हो जाती है और अब चारों को जोर की भूख लगती है। चारों हाथ में अपने शॉपिंग बैग लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हैं और खाना पीना खाती हैं। जिसके बाद बिल पे करने की बारी आती है और चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। तभी संजना बोलती है, अब बिल कौन देगा? जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। मुझे नहीं पता। मेरे पास आइडिया है। चल फिर मेरी चिमकांडी, जल्दी से बता दे। हम सब अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और वेटर जिसको भी सिलेक्ट करेगा उसको ही बिल पे करना होगा। तेरी बात सही है, आज फैसला वेटर का होगा। ठीक है, मंजूर है। ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। जिसके बाद सभी लोग अपना अपना कार्ड निकालकर एक प्लेट में रख देते हैं और जैसे ही वेटर उनके पास बिल लेकर आता है तभी प्रिया उसके सामने सारे कार्ड्स रखती है और उसमें से एक कार्ड चुनने को बोलती है और वेटर सब कार्ड में से अंजू का कार्ड चुनता है और खाने का सारा बिल अंजू भरती है। और तभी शोभा बोलती है, लो भाई, हमने तुझे कपड़े लेकर दिए, अब तू हमारा पेट भर रही है। बेटा, भगवान सब देख रहा है, सारा हिसाब किताब साथ के साथ करता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मन तो कर रहा है ना घर के लिए भी पैक करवा लूँ और एक बार और खा लूँ खाना। हाँ हाँ खा ले, भैंस होती जा रही है खा खा कर। फ्री का खाना तो तुझे बहुत पचता है। अपनी ये बकलोलबाजी बंद रखो दोनों, चलो जल्दी यहाँ से। अब चारों सहेलियां मिलकर रेस्टोरेंट से बाहर आती है। तभी कुछ दूर चलते ही उनको एक सेल नजर आती है जहां सेल्समैन जोर जोर से बोल रहा होता है, ले लो रास्ते का माल रास्ते में। गुच्ची है, पराडा है, एडिडास है, नाइकी है, प्रोलाइन है, यूएस पोलो है, रेंगलर है, सारे हैं। देवियों सज्जनों, जल्दी आओ, जल्दी उठो। भाभी जी को मनाओ, गर्लफ्रेंड को पटाओ। ले जाओ 50 रुपए 40 रुपए से ज्यादा कोई आइटम नहीं है, ले जाओ। सेल्समैन की आवाज सुनकर चारों एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती है। तभी अंजू बोलती है, नहीं फिर से नहीं। नहीं, ये तो होगा ही। अबे बकरियों, मुंह क्या देख रही हो? सेल खत्म होने का वेट कर रही हो क्या? ओए जल्दी चल। यार पगला गए हैं हम, दोस्ती में भी और शॉपिंग में भी। चलो भूतनियों। और उसके बाद चारों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर सेल की तरफ दौड़ती हैं और बचे कुचे पैसे भी शॉपिंग में उड़ा देती हैं और फिर हाथों में शॉपिंग के बैग लिए पैदल ही घर जाती है और उन अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसे चुप कराते हुए बोलता है, ले मेरा प्यारा सा बेटा, लोई नहीं करते। क्या हुआ, चुप क्यों नहीं हो रहे? डैडी प्यार से खिला रहे हैं ना। हे भगवान, मेरा बेटा रोया जा रहा है। काश प्रेमा होती तो हमारा बेटा ऐसे रो नहीं रहा होता। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी विधवा देवरानी परी आती है और उससे नोनू को लेकर बोलती है, अले ले, क्या हुआ नोनू को? बहुत रो रहा है जेठ जी, क्या हुआ है? क्यों रो रहा है? इसे कुछ खिलाया नहीं? पता नहीं परी क्यों रो रहा है। मैंने इसे दूध पिलाया था, सोने ही वाला था, लेकिन तभी इसने बहुत रोना शुरू कर दिया। जेठ जी, इसे मैं अपने कमरे में ले जाऊं? आप सोए नहीं हैं कल से, आप सो जाइए। पक्का ना परी, नोनू को तुम देख लोगी, उसे ऐसा रोता हुआ मुझसे नहीं देखा जाता। देखिए जेठ जी, नोनू तो चुप हो गया मेरी गोद में आकर, है ना? अरे ये तुम्हारी गोद में बिल्कुल चुप हो गया और कैसे प्यार से देख रहा है। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ के साथ तुमने अपनी पूरी लाइफ शुरू भी नहीं की थी कि ये हादसा हो गया। काश सिद्धार्थ और प्रेमा उस कार में ना होते तो। वो एक काली रात थी जेठ जी, जो हम दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा करके चली गई। प्रेमा मंदिर से लौटते वक्त आ ही रही थी कि तभी मौसम बहुत खराब हो जाता है और प्रेमा परी को कॉल करती है और बोलती है, परी, यहाँ मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, तू एक टैक्सी भिजवा दे घर से। पता नहीं मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप मंदिर में थी
तब भी आपका मन इतना अशांत है। हाँ परी, पता नहीं क्यों मुझे नोनू के पास आना है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? दीदी अब फिक्र मत कीजिए, नोनू मेरी गोद में ही है, खेल रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पास रहता है तो खुश रहता है। परी तुम कार भिजवाओ बस। दीदी मैं उनको भेज देती हूँ, वो ऑफिस से निकल गए हैं, आपको लेते हुए आ जाएंगे। ठीक है। प्रेमा मंदिर के पास अपने देवर सिद्धार्थ का इंतजार करती है। वो आ जाता है और उसे बिठाकर दोनों घर आने लगते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है कि तेज हवा के साथ एक पेड़ सामने गिर जाता है। सिद्धार्थ को बारिश की वजह से वो पेड़ नजर नहीं आता और घर वालों को उनके कार एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जिससे वरुण और परी टूटकर सदमे में चले जाते हैं। यहाँ वरुण रोते हुए अपने बेटे को संभालने की हालत में नहीं होता और ना ही परी अपने होशो आवाज में होती है। दोनों की ऐसी हालत देखकर मधु बोलती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ। मेरा बेटा बहू दोनों को लेकर तूने मेरे दूसरे बेटे और बहू की जिंदगी बिगाड़ दी। अरे कुछ नहीं तो मेरे पोते पर ही रहम कर लेता, वो इतना छोटा है कि बिन माँ के कैसे रह पाएगा। अरे परी, उसका क्या कसूर था, बेचारी की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी और उसे भी आपने विधवा बना दिया। मैं कैसे संभालूं अपने बच्चों को। मधु संभाल खुद को, तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये भगवान ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन अब तू ही है जो अपने बड़े बेटे, पोते और छोटी बहू को संभाल सकती है। तू घर की मुखिया होकर बड़ी होकर नहीं संभलेगी तो तेरे बच्चे टूटकर और बिखर जाएंगे। संभाल ले अपने घर को। तुम सही कह रही हो, मुझे ही हिम्मत रखनी पड़ेगी अब। खैर जेठ जी, रात बहुत हो गई है, नोनू को मैं अपने पास सुला दूंगी, आप सो जाइए। ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो बुला लेना आप। परी नोनू को गोद में खिलाते हुए अपने कमरे में ले जाती है। तभी बाहर खड़ी हुई उसकी सास मधु उसे देख लेती है और अपने मन में कहती है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही होगा? परी वरुण के बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। नहीं, मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं या नहीं। मधु अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो नोनू के साथ बहुत प्यार से खेल रही होती है और कहती है, अरे बहू ला, नोनू को मैं संभाल लूँ, तू थक गई होगी, जा खाना खा ले। अरे नहीं माँ जी, मैंने खाना खा लिया है और मुझे नोनू के साथ ही रहने दीजिए, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। मैं खिला लेती हूँ, आप आराम कर लीजिए। पक्का ना? तू ठीक तो है? अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, तुझे खालीपन सा नहीं लगता अपनी जिंदगी में? अभी अभी तेरी शादी हुई थी और तू अभी अपने पति से दूर हो गई। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे, तू अपना दोबारा घर क्यों नहीं बसा लेती? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती है ना, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप घर बसाने की बात कह रही हैं। माँ जी, आपका बेटा, मेरा पति गया है, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और जेठ जी क्या सोचेंगे? उनकी पत्नी चली गई और मैं जिंदगी बसा रही हूँ। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं, ये ठीक नहीं है। घर का माहौल और मेरा दिल नहीं मानता ऐसा करने को। पर बहू, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। मैं नोनू को लेकर सो रही हूँ, आप भी सो जाइए। ठीक है बहू, ये ले नोनू का दूध, रात को रोए तो पिला दियो। मधु कमरे से चली जाती है और परी नोनू को सीने से लगाकर सो जाती है। अगले दिन मधु उसके कमरे में आती है और उसे नोनू के साथ प्यार से सोता देखकर सोचती है, बहू कितना खुश रहती है नोनू के साथ। वो नहीं होता तो वो पूरा दिन उदास रहती। एक नोनू के सहारे ही तो वो अपनी जिंदगी निकाल रही है और नोनू को भी माँ की कमी नहीं खलने देती। नोनू उसमें अपनी माँ की झलक ढूंढता है। अरे माँ, आपने नोनू को देखा क्या? आपके पास है या परी के ही? अपनी आंखों से देख ले कि तेरा बेटा कहाँ है। देख, परी को अपनी माँ समझकर उससे कैसे लिपट कर सो रहा है। बेटा, तूने एक बात नोटिस की? तेरा बेटा कितना खुश रहता है परी के साथ, हर पल हंसता रहता है, कभी रोता नहीं है। और परी का हाल तो तू जानता ही है, सिद्धार्थ के बिना कितनी टूट सी गई थी, लेकिन नोनू को गोद में लेते ही वो अपने सारे गम भूल जाती है। माँ, आप ये सब क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ठीक से कहो, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देख, तू भी अकेला है और बहू भी अकेली है, और नोनू, उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है इन सब में? जो भी हमारे साथ हुआ, उसे तो अपने माँ बाप का प्यार चाहिए, पर परी की भी अभी शादी हुई थी, पर पूरी जिंदगी वो विधवा बनकर गुजार रही है। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ तू परी का हाथ थाम ले, ताकि तुम दोनों अधूरे से पूरे हो जाओ और नोनू को भी माँ बाप दोनों का प्यार मिले। माँ, आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रही हैं? ये ठीक नहीं है माँ।
परी मेरे छोटे भाई की बीवी है, मैं उसके साथ शादी नहीं। माँ, ये गलत है और इसमें उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। माँ बेटे की बातें परी सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे धक्का लगता है और वो अपनी सास को बोलती है। माँ जी, आप फिर से वही सब बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपको रात को ही मना कर दिया था, फिर भी। और जेठ जी, आप मुझसे शादी करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपके छोटे भाई की बीवी हूँ, माना कि विधवा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मेरी मर्जी ही ना पूछी जाए। परी, परी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुमने सुना वो सिर्फ तुम्हें एक गलतफहमी हुई है। हाँ बहू, मैंने ही तुझे और वरुण को कहा, मुझे माफ कर दे अगर तुझे बुरा लगा हो तो। नहीं माँ जी, अब मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब सिद्धार्थ ही नहीं है तो मेरा वजूद भी नहीं रहा। अब मैं जा रही हूँ इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं बहू, ऐसा मत कर। परी, ये घर छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो भी माँ ने कहा उसके लिए। परी दोनों में से किसी की भी नहीं सुनती और घर से निकल रही होती है। इतने में ही नोनू रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर एक बार को परी के पैर थम जाते हैं, लेकिन वो फिर भी घर से बाहर निकल जाती है। वरुण बच्चे को गोद में लिए उसके पीछे पीछे आता है। नोनू अब बहुत रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर परी को तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो पलटती नहीं है। तभी वरुण बोलता है, बेटा चुप हो जा, रो मत। बहू देख ले, नोनू किसी से भी चुप नहीं हो रहा। उसे तेरी गोद चाहिए, वो तुझे माँ समझता है। क्या तू उस छोटे से बच्चे को छोड़कर अभी भी जा पाएगी? अरे तेरे अलावा वो ना वरुण के पास टिकता है ना मेरे पास। दिन भर चिपका रहता है तो सिर्फ तेरे से। हम तेरे बिना रह लेंगे, लेकिन तू खुद से झूठ मत बोल। बहू मैं जानती हूँ तू कहीं ना कहीं नोनू को अपना बेटा समझती है। तू क्या उसके बिना रह सकती है? बेटा नोनू, क्या हुआ बेटा? बेटा मत रो, पापा रहेंगे तेरे पास हमेशा। देख ले बहू, तेरे बिना कितना रो रहा है ये। नोनू के रोने की आवाज सुनकर परी का दिल पसीज सा जाता है और वो तुरंत नोनू को वरुण की गोद से लेकर अपने सीने से लगाकर रोती है और बोलती है, नोनू मेरा बच्चा, बस बेटा मैं आ गई। ऐसे नहीं रोते ना। माँ जी, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ नोनू के लिए। मैं उसे माँ की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। सच बेटा? हाँ माँ जी। इस तरह अगले दिन ही परी की शादी उसके जेठ वरुण से हो जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर नोनू का ख्याल रखते हैं। नोनू की वजह से परी और वरुण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों को प्यार हो ही जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उनकी ख्वाहिशें पूरे करने की। मैं ये ओल्ड फैशन वाली चीजें यूज करना नहीं जानती, तो इसमें मेरी क्या गलती? धवल एक अच्छे खासे मिडिल क्लास गुजराती परिवार का लड़का था। उसे मॉडलिंग करने का काफी ज्यादा शौक था। वो कई सारे कंपनीज के लिए फैशन शूट भी किया करता था। वो अपनी फैशन और पर्सनैलिटी की वजह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। एक दिन उसे एक फैशन शो के लिए मुंबई जाना था। मुंबई में उसका शो काफी अच्छा जाता है और उसे देखने के लिए कई सारे लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। उनमें से एक लड़की डॉली भीड़ में से निकलकर काफी तेजी से भागते हुए धवल के पास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, धवल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? धवल डॉली की शक्ल देखकर देखता ही रह जाता है और उसके चेहरे में इतना खो जाता है कि वो उसे ऑटोग्राफ देना तो भूल ही जाता है। और ये देखकर डॉली उसे टोकती है। क्या हुआ सर, आप जल्दी से ऑटोग्राफ दे दीजिए, वरना मेरा ऑडिशन मिस हो जाएगा। धवल जल्दी से ऑटोग्राफ देता है और पूछता है, आप कौन से शो के लिए जा रहे हैं? और जब आपका शो खत्म हो जाए तो इस नंबर पर मुझे कॉल जरूर करना। जी जरूर सर। धवल ऑटोग्राफ देकर अपने होटल चला जाता है और कुछ ही देर बाद उसका फोन बजता है। धवल फोन को रिसीव करता है और कहता है, हेलो, धवल मालवीय स्पीकिंग। हेलो धवल सर, आई एम डॉली। आज मैं आपसे फैशन शो में मिली थी। आपने मुझे अपना ऑटोग्राफ और नंबर भी दिया था। ओह हाँ, याद आया। डॉली कैसी हो तुम? सर मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो मुझे आज आपसे मिलने का मौका मिला। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। काफी सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। डॉली एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिले तो?
सर ये तो मेरा सपना था। मुझे काफी खुशी होगी अगर मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिले तो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। कल ऑडिशन और पोर्टफोलियो शूट कराने के लिए आ जाना। थैंक यू सो मच सर इन एडवांस। अगले दिन डॉली तैयार होकर धवल के पास ऑडिशन के लिए जाती है। ऑडिशन के बाद फोटो शूट के लिए वो धवल के पास जाती है और दोनों मिलकर काफी सारे फोटो शूट करवाते हैं। डॉली धवल के पास जाने के हर मौके का इस्तेमाल काफी अच्छे से करती है। फोटो शूट के बाद डॉली और धवल बैक स्टेज पर एक साथ खाना खाते और ढेर सारी बातें करते। यूं ही कई दिन तक साथ काम करते करते डॉली धवल के दिल में अपनी जगह बनाती गई, मगर वो डर की वजह से कभी कह नहीं पाई थी। एक दिन डॉली धवल को कॉल करती है और धवल फोन उठाता है। हेलो धवल सर। हाँ डोली बोलो, आज तुम ऑफिस नहीं आई? सॉरी सर बट आई एम अनेबल टू कम ऑफिस एनी मोर। क्यों, क्या हुआ डोली? नथिंग, प्लीज फाइंड एन अनदर मॉडल फॉर अपकमिंग शूट्स। देखो डोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आधे घंटे में सिल्वर पार्क में मिलना चाहता हूँ तुमसे। तुम जल्दी से आ जाओ। धवल जल्दी से पार्क में जाता है। उसे पार्क में एक बेंच पर रोती हुई डॉली दिखाई देती है। धवल भागता हुआ डॉली के पास जाता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है। क्या हुआ डोली, तुम रो क्यों रही हो? बोलो डोली, कुछ तो बोलो। आज पापा ने मुझे काफी डांटा और बोला कोई जरूरत नहीं है मॉडलिंग करने की, ससुराल में मॉडलिंग काम नहीं आएगी। और उन्होंने एक लड़का देखा है मेरे लिए और अगले महीने मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती धवल। ऐसा कहकर डॉली और भी ज्यादा रोने लगती है। धवल एक बार फिर उसके आंसू पोंछता है और उसे गले लगाकर कहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा डोली, मैं हूँ ना तुम्हारे पापा से बात करने के लिए। मैं उनसे जरूर बात करूंगा इस बारे में। मेरा प्यार हो तुम, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं किसी और के हाथों में। आई लव यू डोली। धवल डॉली के पापा से बात करके डॉली से शादी कर लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर मुंबई में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ लॉकडाउन लगता है। इसीलिए धवल उसे लेकर गांव आ जाता है। धवल की माँ सरिता धवल से पूछती है। ये कौन छे? माँ, ते मारी पत्नी छे पत्नी अने तमारी कन्या छे। तने साथ हिंदी माटे बात करो। बहू तो काफी सुंदर लग रही है। शुक्रिया माँ जी। आओ बहू, अंदर आओ। जी माँ जी। डॉली और धवल अंदर आ जाते हैं और दोनों कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन डॉली नहाने के लिए जाती है और नहाने के बाद डॉली एक गाउन पहनकर बाहर निकलती है। तभी सरिता कहती है। ये क्या पहन लिया तूने? जस्ट चिल माँ जी, बस प्यारा सा एक गाउन है और शहर में तो सब यही पहनते हैं। तुझे पता है ये सब चीजें गांव में नहीं पहनी जाती। चल जल्दी से साड़ी पहन और चाय नाश्ता बना दे। ओके माँ जी, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई हबी। मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तू हिंदी या गुजराती में बोला कर। जल्दी जा, नाश्ते का समय हो गया। डॉली जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने में जुट जाती है, जिसके बाद वो सरिता को आवाज लगाती है। माँ जी मैं नाश्ता कैसे बनाऊँ? यहाँ तो इंडक्शन भी नहीं है, टोस्टर भी नहीं है, ना ही फ्रिज है और हाँ मिक्सर भी नहीं है सॉस बनाने के लिए। मैंने आपके लिए और उनके लिए सैलेड काट दिए हैं, आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। डॉली का बनाया हुआ सलाद देखकर सरिता अपना सर पीट लेती है और बहू से बोलती है। अरे ओ अंग्रेजन, हम लोग ये कच्ची सब्जियां नहीं खाते और मायके में क्या सीख कर आई है? यही कच्ची सब्जी खिलाना है क्या? एक काम कर, नाश्ता मैं बना लूंगी, तू जा छत पर जाके कपड़े धो ले। डॉली छत पर जाती है, मगर वॉशिंग मशीन ना होने की वजह से वो वहीं बैठकर वीडियोस बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सरिता ऊपर आती है और गंदे कपड़ों को देखकर बोलती है। और अंग्रेज की फूफी, कपड़े कौन तेरी माँ धोएगी? मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए भेजा था और तू यहाँ बैठ के फोन में उंगली कर रही है। माँ जी यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है, मुझे हाथों से कपड़े धोने नहीं आते। मैंने आपको आवाज भी लगाई थी मगर आप आई ही नहीं। सरिता एक बार फिर अपना सर पीट लेती है और डॉली को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। सरिता की बात सुनकर डॉली को काफी बुरा लगता है और वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद धवल घर आता है और डॉली को रोते हुए देखकर वो उसे मनाने जाता है। चुप हो जाओ डोली, माँ जी थोड़े पुराने ख्यालात की हैं।
डॉली रोते रोते धवल से बोलती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उनकी ख्वाहिशें पूरी करने की। मैं ये ओल्ड फैशन वाली चीजें यूज करना नहीं जानती, तो इसमें मेरी क्या गलती। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ऑर्डर करके मंगवा लो और कुछ दिन इंतजार करो, माँ एक दिन तुम्हें खुद शाबाशी देंगी। धवल डॉली के लिए फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह ऑर्डर करता है। अगले ही दिन मशीनों की मदद से जल्दी जल्दी डॉली सारे घर के काम करती है। अब उसकी सास खुश रहने लगी और उसने उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दे बहू, मैं ये भूल गई थी कि अनदेखी चीजें करना कितना मुश्किल होता है। अब से मैं भी ये नई टेक्नोलॉजी सीखूंगी और खूब समय बचाऊंगी। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पुरानी चीजें और अपने देश की संस्कृति और परंपरा सीखनी चाहिए थी। इस तरह सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा आखिर नए जमाने की बहू और पुराने जमाने की सास का झगड़ा कैसे खत्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।